ये जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप अगर देखें तो इसको 10 मार्कर 15 मार्कर या 20 मार्कर किसी में भी पूछा जाता है। तो अभी हम जो इसे समझने की कोशिश करेंगे तो हम बेसिकली ना एक काफ़ी वाइडर पर्सपेक्टिव कवर करेंगे। तो फेजेस में समझेंगे इसे। जैसे हम देखेंगे कि फ़ेज़ वन में 1838 से 1880 तक कैसे माना जाता था, फ़ेज़ टू में कैसे माना जाता था, और फिर फाइनली मतलब कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो एक तो हमने देखा ना बहुत सारे डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं जिसमें से सोशियोलॉजी बोरो करता है। तो इस वजह से मतलब इसका स्कोप इटसेल्फ बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोसाइटी भी डायनामिक है और हम बोरो भी बहुत ज़्यादा करते हैं डिसिप्लिन से, तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइडन हो जाता है। तो इसकी अगर इवैल्यूएशन करें तो जो वी एफ कैबर्टन है, इन्होंने बोला है कि जो सोशल है वो एक इलास्टिक साइंस है। मतलब कि इलास्टिक, इसकी कोई पैरेंथेसिस में हम इसे फिक्स नहीं कर सकते कि मतलब इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका कोई एंड है। और क्योंकि ह्यूमन लाइफ, एक बंदा अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट डिफरेंट रोल्स देखता है, और बंदे की लाइफ में इतने सारे, कभी कुछ एक्टर कभी उसकी सोशलाइजेशन डिफरेंट हो जाती है, कभी किसी डिफरेंट सोसाइटी में चला जाता है। तो ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ इतनी डायनामिक है कि हम मतलब समझने की अगर कोशिश भी करेंगे तो वो भी एक मतलब फिजूल की बात होगी। बट अगर हम कहें कि क्यों साइंटिस्ट इसे मतलब एक तरीके से पैरेंथेसिस में फिट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर मतलब आपने उसे क्लोज नहीं किया किसी बाउंड्रीज में तो फिर इतना इनफाइनाइट डिसिप्लिन है, आप इसको पढ़ोगे कैसे, राइट। तो अब हम देखते हैं ये तीन फेजेस मैंने आपको जो बताए थे। तो पहले फेज में जो 1838 से 1880 तक का है उसमें मैक्रो पर्सपेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या करने की कोशिश करते थे, यूनिवर्सलाइजेशन जनरलाइजेशन प्रिंसिपल पे जाते थे कि एक ही प्रिंसिपल इवॉल्व कर लिया तो उसको डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन होती थी, कोई इंपेरिकल डाटा होता था, उसमें से आप थ्योरी बनाते थे जिसको टेस्ट करते थे आप। फिर बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव था कि जैसे मतलब तब इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, कैपिटलिज्म प्रोलेटारियनिज्म, तो ये सब जागा, तो काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था लोगों का। तो एज ए उसका सल्यूशन, एज ए सल्यूशन टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, या फिर जो भी इनइक्वालिटीज़ या एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप्स बन गए थे, तो उसके सल्यूशंस को काउंटर करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए सोशल सल्यूशंस ढूंढे जा रहे थे। तो इस डिसिप्लिन को उस तरीके से यूज़ किया गया। तो उन ये उसके ब्रॉड पैरामीटर सेट कर दिए गए कि जो भी इन प्रॉब्लम का सल्यूशन देगा वही उसी को हम मतलब मानेंगे कि उसकी लिमिट्स हैं। तो 1880s और 1940 इस टाइम पे मैक्स वीबर मतलब जैसे इंटरप्रेटिविस्ट, जिसमें इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी उन्होंने सोसाइटी के ऊपर, है ना। तो उसके बाद मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ना ये 1940 के बाद बहुत ज़्यादा ये मतलब स्प्लिट हो गया दो डिसिप्लिन्स के बीच में। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, बट इन जनरल इन द स्टार्टिंग ना ये पॉजिटिविस्टिक स्कूल की तरह आया था। तो पॉजिटिविस्टिक स्कूल के कुछ एग्जांपल्स उठा लो कि साइंस से इन्होंने जो नेचुरल साइंसेज के मेथड्स होते थे वहीं से सारी फिलॉसफी अपनी बोरो की। जैसे ऑगस्ट कॉम्टे हैं, इन्होंने सोशल स्टैटिस्टिक्स और सोशल डायनामिक्स, ये कंसेप्ट आप देखोगे तो फिजिक्स में यूज़ होते हैं। तो इन्होंने ये कंसेप्ट यूज़ किए थे, अपनी एक बुक लिखी थी पॉजिटिविस्टिक फिलॉसफी उसमें। तो ये जो सेंट साइमन थे, इन्होंने सोशियोलॉजी को सोशल फिजिक्स बोला था। हर्बर्ट स्पेंसर ने जो जैसे बायोलॉजी में ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी होती है, ह्यूमन बॉडी है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो एक साथ कुछ काम करते हैं तो फिर एक आउटकम निकलता है, तो उन्होंने ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी यहाँ पे सोशियोलॉजी में लगाई थी। डरखाइम के लिए सोशल फैक्ट्स इंपॉर्टेंट। तो फैक्ट्स किस में यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली साइंस में। तो अब हम देख लेते हैं, दो स्कूल्स आए थे, फॉर्मलिस्टिक स्कूल वर्सेस सिंथेटिक स्कूल। तो फॉर्मलिस्टिक स्कूल क्या बोलता है, अब जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल्स के स्कॉलर्स हैं ना, वो ये बोलेंगे कि इसका कोई स्टार्टिंग और एंड होना चाहिए, इसका कुछ लिमिटेड पर्पस होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इतने वास्ट स्कोप को इतना वास्ट कर दोगे तो आप एक्सपेरिमेंट्स कैसे कंडक्ट करोगे। तो जॉर्ज सिमल थे, उन्होंने एक अपनी जो इंट्रैक्शंस हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिवाइड की हैं। तो उन्होंने इसको सपोर्ट किया है, और वो उन्होंने ये कहा है कि जो भी सोशल इंटरेक्शन इंडिविजुअल्स के बीच में, मतलब बेसिक एम्फेसिस उन्होंने सोशल इंटरेक्शन की तरफ दिया है। तो स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट ऑब्वियसली रोटेट किसके अराउंड करेगा, सोशल इंटरेक्शन की तरफ। तो एक फिनोमिना है सोशल सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी की कोई फिनोमिना है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसका जो भी आप अंडरस्टैंडिंग करोगे वो सब्जेक्टिव ही होगी। मतलब उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई संदेह नहीं रेज हुआ। तो सिंथेटिक स्कूल में क्या है, ये कहते हैं कि इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं, इतने सारे डिसिप्लिन्स हैं, तो फिर आप मतलब इतना वाइडर स्कोप है, आप किस तरीके से इसे मतलब आप करोगे कंसोलिडेट, है ना। मतलब सिंथेटिक स्कूल वाले क्या करते हैं कि इतना सारा स्कोप है तो सोशियोलॉजी को एक जनरल साइंस की तरह पढ़ो।
और वहाँ के मेथड को यूज़ करके यहाँ पे यूज़ करके उसके स्कोप को मतलब क्लोज मत करो, उसके स्कोप को थोड़ा सा मतलब इनफाइनाइट की तरफ भी ना लेके जाओ, यू यू जस्ट डोंट कीप इट फाइनाइट, मतलब उसको पैरेंथेसिस में मत डालो। और इसको कंपेयर करके पढ़ो, मतलब जैसे बाकी सोशल साइंसेज को पढ़ते हो ना, उनके साथ कंपेयर कर करके सोशोलॉजी को पढ़ो। तो अब ये इन अप्रोचेस के ना कुछ पायनियर्स हैं, तो जैसे मैक्स वीवर, जैसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल है, कि जैसे जो लोग पैरेंथेसिस में शिफ्ट करना चाहते हैं वो क्या सोचते हैं। जैसे मैक्स वीवर की अगर आप बात करें तो वो सोशल एक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, कि उन्होंने आगे जाके हम पढ़ेंगे तो वो क्या कहेंगे कि आप सोशल एक्शन को कंसिडर करो कि कोई भी एक्टर उस सोशल एक्शन को कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो इसको हम इंटरप्रेटिविस्ट फिलोसफी भी कहते हैं। तो अगर आप सोशल एक्शन को पढ़ लोगे तो आपने सोशियोलॉजी पढ़ ली, तो मैक्स वीवर ये मानेंगे। वॉन वाइज ये बोलेंगे कि एक सोसाइटी है, उसको डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, ग्रुप्स में डिवाइड करो, और उसके बाद उन ग्रुप्स को जब आप स्टडी करोगे तो वही स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है। वियर कांट ने क्या कहा है कि अब इन्होंने माइक्रो पर्सपेक्टिव, थोड़े ज़्यादा माइक्रो पर्सपेक्टिव ले गए कि इमोशनल रिलेशनशिप्स को पढ़ो। मतलब एक तरीके से पर स्कोप तो लिमिट ही कर रहे हैं ना, कि मतलब सिर्फ इमोशनल रिलेशनशिप्स पढ़ो और मेंटल और साइकिक रिलेशनशिप्स विद लिंक टू ईच अदर पढ़ो। तो अब फर्डिनेंड टोनीज है, इन्होंने ना किसी एक सोसाइटी को दो ग्रुप्स में डिवाइड करने की बात की है, कि एक जिमिनशाफ्ट और गिजलशाफ्ट। जिमिनशाफ्ट होता है जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज होती है, जिसमें मैकेनिकल सॉलिडारिटी होती है, और गिजलशाफ्ट होता है जिसमें ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होती है, जो जैसे कंटेम्प्रेरी कम्प्लेक्स और डायनामिक सोसाइटीज है। तो अगर आप क्रिटिसिज्म देखोगे तो इस स्कूल के यही है कि मतलब आप एक इतना ब्रॉड डिसिप्लिन है, उसको किस तरीके से पैरेंथेसिस, मतलब आप सोशल फैक्ट्स, आप सोशल एक्शन की तरफ लेके जा रहे हो, इमोशन की तरफ, बहुत और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं मतलब यहाँ पे एसोसिएटेड। तो जो और जो जॉर्ज सिमन ने कहा था कि मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरेक्शन, वो भी इसका स्कोप कैसे आप डिवाइड करोगे ये इंटरेक्शन को, राइट। तो इनके कंपैरेटिवली ना कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि जो बिल्कुल अगेंस्ट है इसके, जो मतलब इसके स्कोप को काफ़ी ब्रॉड रखना चाहते हैं। तो जो डरखाइम साहब है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये क्या करेंगे ना, ये एक ओवर सोशलाइजेशन पर्सपेक्टिव देते हैं किसी इंडिविजुअल को, कि इंडिविजुअल कुछ भी करता है वो करता नहीं है, उससे करवाया जाता है, क्योंकि वो इस सोसाइटी का हिस्सा है जिसमें मेन लोग ये सोचते हैं। तो उसने बोला कि सोशल फैक्ट्स को ग्रैंड थ्योरीज देने की कोशिश की, कि सोशल फैक्ट्स को स्टडी कर लो, उससे हमें सोसाइटी की समझ आ जाएगी। अब इसी के साथ पिटरिन सोरोकिन है, इन्होंने क्या कहा है कि मतलब इसको जनरलाइजिंग साइंस बना दिया। तो आप बस एक वर्ड याद रखो, जनरलाइजिंग साइंस। बाकी जब पॉलिटिक्स चैप्टर में आएंगे या फिर चेंज थ्योरीज ऑफ चेंज में आएंगे तो आपको मैं सोरोकिन की थ्योरी भी बताऊंगा साइक्लिक चेंज की। अब हॉब हाउस क्या बोलते हैं कि ये वही कहते हैं जो हम पढ़ चुके हैं पहले, कि बहुत सारे डिफरेंट डिसिप्लिन हैं जिनकी सिंथेसिस से सोशियोलॉजी बना है। तो अब कंक्लूजन में ना आप दो बंदों के नाम लिखते हैं ना, पहला तो गिंजबर्ग ने क्या कहा है कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है सोशियोलॉजी का, वो दोनों एस्पेक्ट को कंबाइन करना चाहिए। इन्होंने एक डॉक्टर की एग्जांपल दिया कि अगर कोई बंदा स्पेशलिस्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उसको बाकी डिजीजेस के बारे में नहीं पता होगा। अब रॉबर्ट स्टीड हैं, तो इनकी भी एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो हो गया 10 मार्क के लिए, 15 मार्क के लिए। तो अगर आपको 20 मार्क का क्वेश्चन लिखना है तो आपको ये कंटेम्प्रेरी लिखना पड़ेगा, कि 1940s तक तो ये हुआ है, 40s टू 50 के 40 टू 90 के बाद 50 साल जो थे उसमें ब्लेंडिंग होनी शुरू होगी दोनों स्कूल्स की। तो इसमें तीन बंदों के एग्जाम्पल ले लेना, पार्सन्स, मर्टन्स और एंथनी गिडेंस। पार्सन्स की दो बुक्स लिख देना, स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, सोशल सिस्टम 1951, और मर्टन की लिख देना, मैनिफेस्ट लेटेस्ट फंक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एंथनी गिडन्स की थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन, तो ये मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा, पर अभी के लिए आप नाम नोट कर लो। फिर अगर आप दो एक्स्ट्रा नाम कोड करना चाहते हैं ना सिंथेटिक स्कूल में, तो आप ये हैरोल्ड गारफिंकल की एथनो मेथडोलॉजी और एल्फ्रेड शुट्ज की फिनोमिनोलॉजी देख सकते हैं। अब ये जो एथनो मेथडोलॉजी है, इसका मतलब क्या होता है कि जो एवरीडे मेथड्स होते हैं हम यूज़ करते हैं अपनी रियल लाइफ में, तो उनके उनसे प्रभावित है ये। और शुट्स क्या है, फिनोमिना की स्टडी करने के ऊपर जाते हैं। अब 1980 ऑनवर्ड्स ये लास्ट में लिखना कंक्लूजन में कि अभी आजकल मतलब कोई एक स्पेसिफिक मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड्स हैं। हमें कोई एक पर्सपेक्टिव के ऊपर नहीं रिलाई करना चाहिए सब्जेक्ट में, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को यूज़ करना चाहिए। और इसमें दो एग्जांपल दे देना, एक तो जैक्विस डरीडा की, ये एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके उसको समझने की कोशिश करते हैं वाया लैंग्वेज। और दूसरा है माइकल फुकॉल्ट, ये क्या करते हैं, दो कन्वर्सेशनल एनालिसिस करते हैं, कि लोग आपस में जो कन्वर्सेशन करते हैं उसको एनालाइज करते हैं, उसके लिए माइक्रो पर्सपेक्टिव भी यूज़ करेंगे, मैक्रो भी। लास्ट में एलन ब्राइमन है, उन्होंने कहा है कि आजकल कोई एक अप्रोच पॉसिबल नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, उसको यूज़ करो और अपनी स्टडी करो। तो